इंडियन ओवरसीज बैंक का मैं आपको स्टेक बताता हूं कितना है सरकार का, तब तक आप इस खबर पर टिप्पणी कीजिए। जी, देखिए, ये स्टेक दरअसल पिछले दिनों में लगातार बढ़ा है, क्योंकि ये सारे के सारे सरकारी बैंक काफ़ी वक्त से मुश्किल में चल रहे हैं और इनका जो एनपीए साइकिल है वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2016 से लेकर के पिछले 5 सालों से काफ़ी बुरी हालत में है। जब एक एसेट क्वालिटी रिव्यू किया गया था, जब रघुराम राजन साहब आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, तो उसके बाद से आरबीआई और सरकार की ओर से लगातार कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया। अब उस वैल्यू को अनलॉक करने की कोशिश या बेचने की कोशिश हो रही है। तो ये दो नाम जो हमारे सामने आ गए हैं, अब ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कौन से दो बैंक होंगे जिनका दरअसल विनिवेश होगा। तो अब आईओबी और सेंट्रल बैंक, ये दो नाम हमारे सामने, हमें पता है कि इन दो बैंकों का विनिवेश हो सकता है। अब बाजार और जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके बीच जो बातचीत चल रही है वो ये कि जैसे अभी लक्ष्मण आपको बता रहे थे कि आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन जिन दूसरे प्राइवेट बैंक से और दूसरे इन्वेस्टरों से हमारी बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि वो 2-3 चीज़ें देखना चाहेंगे। पहली कि उम्मीद की जा रही है कि एक अट्रैक्टिव वीआरएस का पैकेज इन दोनों बैंकों के एम्प्लॉयज़ के लिए आएगा, ताकि बड़े पैमाने पे वो एक ऑप्शन उन सभी कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास हो जो प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत काम नहीं करना चाहते। तो वो एक बार की वीआरएस के लिए ऑप्ट करेंगे, तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि कुल कितनी वर्कफोर्स दरअसल ट्रांसफ़र होती है। और दूसरे, एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनाई गई है, अस्तित्व में एक तरीके से आ रही है धीरे धीरे, और उस पर समझा जा रहा है कि इनके बड़े एनपीएस को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो फाइनली कितना एनपीए इन बैंकों में रह जाता है, ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर उन सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की नज़र है। उसके बाद फिर वैल्यूएशन का अंदाज़ा हमारे सामने आएगा। जी, तो प्रदीप जी, जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है वो तो आपको फिलहाल बाजार आंकता ही देख रहा है। मेरे ख्याल से दोनों बैंक्स आपको सर्किट पर लगे हुए दिखेंगे 20-20% के। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर आपके सामने जो प्राइस है वो है 24.20 और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 23.6। लक्ष्मण जी, आप कुछ प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे जो आरबीआई और सरकार के बीच में होगी इस प्राइवेटाइजेशन को लेके। देखिए, इसमें दो समानांतर प्रक्रिया चल रही है। एक तो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि बैंकों की देखरेख करता है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ये बताइए कि प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या हमें बदलाव करने होंगे कानून में। दूसरी बात ये बताइए कि एनपीए, जिसका जिक्र प्रदीप जी कर रहे थे, दूसरा जो कर्मचारी है उनको लेकर के हमको किस तरह के रोड मैप फाइनल करना है, क्या उनको किसी तरह का रिकैप करना है। तो इन सारे की चीज़ों को लेकर एक प्रेजेंटेशन नीति आयोग में देना है बैंकिंग डिपार्टमेंट को। साथ ही साथ रिजर्व डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को यह भी कहा गया वित्त मंत्रालय को कि आप रिजर्व बैंक से भी सलाह मशविरा करिए और रिजर्व बैंक से ये कहिए कि वो कंसल्टेशन करें और कंसल्टेशन करके बताएं कि किस तरीके से हम इस रोड मैप पे आगे बढ़ना है। और बता दूं कि समय सीमा बहुत नहीं दी गई, मुश्किल से हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर इनको एक कंसल्टेशन करना है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी कहा गया कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रखा जाए। क्यों? क्योंकि जो अभी सरकारी बैंक है, आपने कोविड के समय में देखा सरकारी बैंकों ने बढ़ चढ़कर लोन बांटा, एनबीएफसी को नकदी की मुहैया कराई। तो इस तरह के जो कई बार सोशल एलिमेंट वाले जो काम होते हैं उसमें जिस तरह से सरकारी बैंक बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, तो हम वैसे खरीदार को दें तो जरूरी पड़ने पर इस तरह के